आज हम बाबा जीवन सिंह के इस गुरुद्वारे बीच आए हैं। यहाँ आके हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है और मैं जिस भाईचारा को महसूस कर रहा हूँ उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि ये सच्चा गुरु का दरबार है। जो गुरु नानक देव जी थे, वो जो मन विचारधारा है, मनवादी व्यवस्था है, उसके हिसाब से वो सवर्ण जाति में पैदा हुए। लेकिन सवर्ण जाति में पैदा होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि जो नीची से नीची मानी गई जातियां हैं, जो नीचे से भी नीचे समझे गए लोग हैं, वो हमारे मित्र हैं, हमारे ध्यान। तो इन तमाम बातों के मद्देनजर मैं कहना चाहता हूं कि इस स्थान पे गुरु नानक का बड़ा रोल, जो खालसा का अर्थ है, उसके सच्चे प्रतिनिधि हो। वैसे तो यहाँ बहुत सिख भाई हैं, लेकिन उन सब के जो मनोवृत्ति है उनको पहचानना बड़ा कठिन काम, क्योंकि वो बाहरी पहनावे से, बाहरी हाव भाव से तो सिख दिखते हैं, लेकिन अंदर अपने दिमाग में जातिवादी मानसिकता को भी लेके चलते हैं। बाहरी व्यवहार में भेदभाव तो नहीं करते, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा एक भेदभाव होता है, वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। जब मैं आप मजहबी सिखों के बीच में आया तो आप लोगों ने बताया कि कैसे लोग भेदभाव करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो खालसा का मतलब होता है वो होता है शुद्ध, और जो मानसिक रूप से शुद्ध है, मानसिक तौर से शुद्ध है, वही वास्तविक खालसा है। हमारा जो कलर है वो चाहे भले अच्छा ना दिखे, लेकिन अंदर से हम पूरी तरीके से हम लोग खालसा। तो इन 49 दिनों में हम लोगों ने देश के कोने कोने में लाखों लोगों से मुलाकात की, लाखों लोगों से मिले। लेकिन जब मैं उधर मध्य प्रदेश में सिखों से मिला, तब मुझे खुशी हुई, और आज आप मजहबी सिखों से मिलके उसी खुशी का अनुभव मैं कर रहा हूं। आप लोगों ने जब हम लोगों को रिसीव किया तो आप लोगों ने बताया कि आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने कांसीराम साहब के साथ काम किया है, आप लोगों ने उनके साथ साइकिल भी चलाई। वैसे साहब कांसीराम जी की तरह हम लोग भी साइकिल यात्रा कर सकते थे, लेकिन उनके कार्यों की बदौलत आज हम लोग कार से यात्रा कर रहे हैं। और ये कार से यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो दिल है वो तड़प रहा है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी माननीय कांसीराम साहब के जो शिष्य हैं उनसे मिले और इस मिशन को खड़े करें। तो इस जल्दी में जो तीव्र वाहन है उसका उपयोग किया, हम लोगों ने कार यात्रा करने का निश्चय किया। जब उस टाइम आप लोगों ने साइकिल यात्रा की थी तो आपने बहुत सारे दुख दर्द सहे थे। ठीक वही दुख दर्द हम लोग भी पिछले 49 दिनों से सहते हुए यहां तक पहुंचे। तो इन 49 दिनों की यात्रा में कई दिन ऐसे भी गुजरे जब हमको खाने की व्यवस्था नहीं हुई, और उस दौरान हमने अपने कैडर से कहा कि आज पानी पी के ही काम चला लो। हमारे कैडर ने हमारी बात मानी और वो पानी, हवा पानी में ही माननीय कांसीराम साहब के मिशन को दूर दराज तक पहुंचाने में कामयाब रहे। ये जो संघर्ष है, ये जो सफर है, वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम माननीय कांसीराम साहब के फॉलोअर्स हैं, मायावती के नहीं। तो आज यहाँ सिखिज्म जिंदा है। वो क्यों जिंदा है? वो इसलिए जिंदा है क्योंकि जो सिखिज्म है वो समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, प्रेम, बंधुत्व, ये जो इंसानियत के अच्छे गुण है वो सब इसमें समाहित है। और आप जो मजहबी सिख है उन सारे गुणों को लेकर चल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ही सच्चे खालसा हैं। कांसीराम साहब ने कहा था कि हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित है, गुरु ग्रंथ साहिब। अब सवाल ये है कि उस मिशन को माननीय कांसीराम साहब उस काबा को कौन आगे लेके जाएगा? हम समझते हैं कि आप लोग ही वो व्यक्ति है जो उनके मिशन को आगे ले जाने की काबिलियत रखते हैं।
आज इस देश में चारों तरफ समस्याएं पैदा है, क्राइसिस पूरे देश में फैला हुआ है और वो क्राइसिस वैचारिक क्राइसिस। आज 24 देश में बराबरवादी ताकतों का राज है, इसलिए इस देश में राजनीतिक वैचारिक समस्या पैदा है और ये जो मनवादी ताकतें हैं ये नहीं चाहती कि इस देश में मनु विचारधारा के अलावा भी कोई विचार जिंदा रह पाए। यही वजह है कि ये जो मनवादी लोग हैं ये मुसलमानों को भी मार रहे हैं। अभी 15 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर में क्रिश्चियनों ने एक आंदोलन किया था। बहुत सारे जो क्रिश्चियन पुजारी हैं, फादर हैं, कई सारे क्रिश्चियन पुजारियों को जेलों में ठूसा गया। ये जो आज सिखिज्म जिंदा है वो इसलिए जिंदा है क्योंकि इसके लिए जो नीचे से नीचे समझे गए लोग हैं उन्होंने हमेशा बलिदान दिया। ऐसा मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1699 में जब आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि सिक्किम की रक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए इन 70,000 भीड़ में से 5 लोग हैं जो अपना बलिदान दे सकते हैं, तो उनमें से 5 लोग सामने आए और उन 5 लोगों में से 4 लोग जो सामने आए वो शूद्र। जब 84 में अमृतसर में हमला हुआ तो उस हमले का दर्द किसे हुआ? उस हमले का दर्द जो है वो ज्ञान सिंह को हुआ मेरे हिसाब से। उस अपमान का बदला इंदिरा गांधी को मार के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सिखिज्म है इसको कौन सुरक्षित रखता है? हमारे जो नीचे से नीचे समझे गए लोग हैं इन्होंने इस सिक्खी को हमेशा सुरक्षित रखने का काम किया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि महात्मा कांशीराम साहब की जो विचार है वो गुरु ग्रंथ साहिब का ही विचार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग माननीय कांशीराम साहब के इस विचारधारा को बचाने में हमारे साथ आइए, हमारा साथ दीजिए, अन्यथा ये जो मनवादी ताकतें हैं ये माननीय कांशीराम साहब के विचार को खत्म करने में तुली हुई। माननीय कांशीराम साहब ने समाज को एक विशाल हाथी दिया और उस हाथी के माध्यम से उन्होंने इस देश के जो प्रचलित राजा थे उन सबको समाप्त करने का काम किया। माननीय कांशीराम साहब की मृत्यु के बाद आज वो हाथी दलदल में जाकर फंस गया। तो आज हाथी उस दलदल में ऐसे फंस गया है, बहुत सारे ब्राह्मण सहयोगी मायावती के उसको उठाने का काम कर रहे हैं, मायावती के जो चमचे हैं वो भी उसको उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो हाथी उस दलदल से निकल ही नहीं पा रहा। तो एक तरफ बहुत सारे कांशीराम साहब के अनुयायी हमसे कहते हैं कि अब आप ये बताइए कि इस जो दलदल में फंसे हाथी है इसको कैसे निकाला जा सकता है। मैंने कहा कि अगर माननीय कांशीराम साहब के उस विचार को उस दलदल से निकालना है तो कांशीराम बाग का ड्रम पीटना पड़ेगा। आज हम आप सब लोग कांशीराम बाग का जो पूरे देश में डंका पीट रहे, ड्रम पीट रहे हैं, उसके कारण अब फिर से वो जो कांशीराम साहब का विचार है, जो संदेश है, वो फिर से दलदल से बाहर निकलना शुरू हुआ। आप लोगों ने आज हमारा जो स्वागत किया ये स्वागत बताता है कि एक बार फिर से इस धरती में कांशीराम बाग का बोलबाला हो। मनवादी ताकते हैं सर्वजन के नाम से इस मूवमेंट को समाप्त करना चाहती है, लेकिन हम कांशीरामवादी लोग हैं, किसी भी सूरत में इनको इनके मकसद में कामयाब नहीं होने। और यही कारण है जो उधर चमचा मंडली बैठी है वो आज ये बताने में असफल है कि आपका राजनीतिक दुश्मन कौन है, लेकिन बहुजन द्रविड़ पार्टी खुले तौर पे बताती है कि आपका राजनीतिक दुश्मन कौन है और आपका राजनीतिक दोस्त कौन है। तो ये माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा तो समझ में आता, राज किसका? राज मनु विचारधारा का। आज जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ये
ये तुम्हारा है, इसको उन्होंने तुम्हारा कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा राज हम नहीं चलने देंगे, लेकिन ये जो तथाकथित जो आज बीएसपी मूवमेंट को लेकर चल रहे लोग हैं, इन्होंने उन्हीं मनवादियों से समझौता करने का काम किया और मूवमेंट को सर्जन में तब्दील कर दिया। अब सर्जन का मतलब क्या है? वहां तुम्हारा कौन है? कौन है तुम्हारा राजनीतिक दुश्मन? ये बताइए। राजनीति में आपका प्रतिद्वंदी नहीं है तो फिर आपके आंदोलन का मकसद क्या रह जाता है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो स्पष्ट तौर पे कहती है मुसलमान हमारा दुश्मन है, और यहां तक कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की 20% आबादी मुस्लिम को एक सीट भी नहीं दिया। तो जो तमिलनाडु की धरती है, पेरियार की भूमि है, और ये बताते हुए मुझे गर्व होता है कि वहां की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। और यही वजह है कि आज वहां एक भी एमपी एमएलए ब्राह्मण नहीं है। एमपी एमएलए तो छोड़ दो, वहां एक प्रधान भी, ग्राम प्रधान भी ब्राह्मण नहीं है। यह बात मैं बड़े गर्व के साथ आप लोगों के सामने कहता हूं। तो ठीक इसी तरह का जो प्रयास था, इसी तरह का आंदोलन मानव कांसीराम साहब का भी था। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट तौर पे समाज को 1585 का अंतर बताने का काम किया। इस यात्रा के दौरान बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि आपकी मांग क्या है, तो उनसे मैंने कहा कि बीजेपी कोई मांग पत्र लेकर चलने वाली पार्टी नहीं है। ये हमारी जो समस्याएं हैं उसके समाधान की बात करने वाली पार्टी है। क्योंकि जो मांग, जब हम किसी से मांगते हैं तो आपका हाथ ऐसे होता है, लेकिन जब हम किसी को देते हैं, कमांड करते हैं, तो आपका हाथ ऐसे होता है। अगर इस लोकतांत्रिक देश में भी बहुसंख्यक लोग मांगने का काम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जाने अनजाने अपनी कमजोरी अपने दुश्मन के सामने दिखा रहे हैं। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? इस लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो बहुमत है वो देश का शासक हो। लेकिन आज हो क्या रहा है? कुछ मुट्ठी भर लोग बहुमत के ऊपर राज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम माननीय कांसीराम साहब का जो विचार था, जो उनका सिद्धांत था, उसको समझने में अभी तक असफल रहे। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग माननीय कांसीराम साहब के मिशन को, कांसीराम मिशन को अपनाइए, क्योंकि हमें देश में शासन करना है। ये जो देश है ये हमारा है, और अगर हम अपने देश की सुरक्षा नहीं करते हैं, अपने देश की सुरक्षा के लिए खड़े नहीं होते हैं, यहां जो ये अदानी अंबानी जैसी ताकतें हैं ये हमारे देश को लूटती रहेगी और विदेशों में जा जाके बचती रहेगी। इसलिए मैं आप मजहबी सिखों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों में एक काबिलियत है, आप लोग सामने आइए और इस देश का शासक बनने के लिए तैयार हो। ये जो अदानी अंबानी जैसे लोग हैं, जब आपकी इधर धरती में आते हैं यहां जमीन कब्जाने का काम करते हैं, जब ये झारखंड जाते हैं वहां आदिवासियों का जंगल कब्जाने का काम करते हैं, और जब ये समुद्री सीमाओं में जाते हैं, उधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला की जो समुद्री सीमा है वहां मुख्य उद्योग जो लोगों का है वो समुद्र में मछली पकड़ने का उद्योग है। आज वहां अदानी अंबानी जैसों ने मछली पकड़ने का उद्योग भी शुरू कर दिया है। जो अदानी अंबानी जैसी ताकतें हैं, ना तो ये हमारी जमीन सुरक्षित रहने देना चाहती, ना तो हमारे जंगल सुरक्षित रहने देना चाहते, और ना ही हमारा समुद्र सुरक्षित रहने। इस विकट परिस्थिति में आज हमारे पास भारतीयों को एक सूत्र बांधने का विकल्प क्या? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि माननीय कांसीराम साहब का विचार, कांसीराम वाद ही वो विकल्प है जिसके आधार पे हम भारतीयों में, बहुजन द्रविड़ समाज में राजनीतिक भाईचारा पैदा करके इस देश को सुरक्षित करने का काम कर सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय कांसीराम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा भारत, जय बाबा जीवन सिंह।